हम बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या जिसे हम विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये है आपका बेसिकली टॉपिक, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि निरक्षीय स्थिति होती क्या है। हाँ, जैसे कि ये है आपका एक विद्युत द्विध्रुव, ये है प्लस क्यू और ये है आपका माइनस क्यू, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी आपकी 2a है। कितनी आपकी 2a है। ये क्या हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। अब निरक्षीय स्थिति किसे कहेंगे? देखो, ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, इसका यदि मैं सेंटर पॉइंट बनाना चाहूं तो वो लगभग ये होगा आपका सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं आपका O। क्या नाम दे देता हूं? O नाम दे देता हूं। हाँ, तो इस सेंटर पॉइंट से जो ऐसा अक्ष जाएगा, इसे ही हम कहते हैं आपका निरक्ष। इसे ही हम क्या कहते हैं? आपका निरक्ष कहते हैं। मतलब इसे द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट से जो अक्ष गुजरता है उसे ही हम क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे आपको कोई निरक्ष लेना है और इस निरक्ष पे आपको कोई एक बिंदु लेना है। मैं वो बिंदु यहां मान लेता हूं, और वो बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यही है निरक्षीय स्थिति में, ये हो गई निरक्षीय स्थिति। द्विध्रुव के कारण ये हो गया आपका द्विध्रुव। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इस बिंदु पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हो गया आपका जो भी क्वेश्चन था, उसे चित्र के फॉर्मेट में हमने समझ भी लिया। हाँ, अब देखो हमें निकालनी है। देखो, यदि इतने 2a है तो इतनी कितनी होगी? a। तो यहां मैं लिख देता हूं आपका a। इतनी कितनी हो जाएगी? a। और ये कितनी हो जाएगी? आपकी a हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इसे इससे मिला देता हूं इस प्रकार से, ताकि हमें आगे सुविधा जाए, आगे समझ में आ जाएगा मैंने इसे क्यों मिलाया। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये यहाँ पर। इस प्रकार मैंने इससे मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। हाँ, मैं मान लेता हूं कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? आपका थीटा बन रहा है। यहाँ जो आपका कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। और मैं ये भी मान लेता हूं कि ये जो आपका केंद्र है, ये जो आपका केंद्र है O, ये जो आपका केंद्र O है, इससे इस बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी? स्मॉल r है। कितनी आपकी? स्मॉल है। मतलब इस बिंदु O से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी? स्मॉल r है। अब क्या करते हैं? देखो, तो जैसे आपको लिखना रहा एग्जाम में, तो कैसे लिखोगे? चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है जिसमें प्लस क्यू आवेश एवं माइनस क्यू आवेश रखे हुए हैं। इनके बीच की दूरी 2a है। निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिसकी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी कितनी है? आपकी स्मॉल r है। कितनी आपकी? स्मॉल r है। तब हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको पहले एग्जाम में लिखना है डायग्राम बनाने के बाद। अब देखो, इसके बाद हम क्या देख लेते हैं। देखो, बेसिकली हमें इसके कारण, इस पूरे द्विध्रुव के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन हमने तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े। हमने पढ़े किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकालते। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अक्षीय स्थिति में किए थे ना, कि पहले हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर दोनों को तो जोड़ दिए, घटा दिए, जैसी भी हमारी परिस्थिति बनी थी। तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे। पहले निकालेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, पहले मैं निकाल लेता हूं आपके प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, इसे मैं मान लेता हूं कितना है? आपका E1 है। क्या है? आपका E1 है, जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके कारण। अब देखो, E का हमने फॉर्मूला पढ़े, वो कितना होता है? KQ/R²। ये होता है फॉर्मूला। अब देखो, E1 का मान निकालना है, तो सबसे पहले तो K, जैसे का वैसा
क्यू, क्यू के स्थान पे क्या आएगा, जिस आवेश के कारण देख रहे हैं हम प्लस के आवेश कारण देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए हम यहाँ केवल क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। प्लस माइनस नहीं लिखा जाता क्योंकि ये सदिश राशि है। हाँ, यदि ये अदिश राशि होती ना तो मैं यहाँ पर प्लस लिखता और माइनस भी लिखता, लेकिन अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सदिश राशि है। डिवाइड बाय क्या आता है, आर। आर क्या होती है, आवेश की इस बिंदु से दूरी। तो हमें आर का मान निकालना होगा। अब हम आर का मान कैसे निकालेंगे, हमें तो आर का मान मालूम ही नहीं है कि नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हम ऐसा मान लेते हैं आपका, देखो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यदि हम ध्यान से देखें तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ए है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर है। तो क्या आप इसका मान निकाल सकते हो, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि देखो 90 डिग्री का एंगल भी है। अब 90 डिग्री का एंगल यदि होता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये क्या हो गया आपका कर्ण, ये क्या हो गया आपका लंब, और ये क्या हो गया आपका आधार। तो देखो हमें बेसिकली कर्ण का मान निकालना है, क्योंकि देखो हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। बताओ इसकी इससे दूरी क्या होगी, यही तो होगी ना, ये थोड़ी ना हो जाएगी, क्या होगी, इतनी होगी। तो हमें बेसिकली इसका मान निकालना है, ये क्या है आपका कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, इतना होता है। अब देखो कर्ण का मान हमें निकालना है, अभी रख दो। लंब, लंब क्या है आपका, ये है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, आर स्क्वायर, प्लस जो आपका आधार है वो ये है, और आधार क्या है आपका ए है, तो क्या आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर, और हमारा कर्ण स्क्वायर जैसा का वैसा चल रहा है। अब देखो हम क्या ले लेते हैं, दोनों का अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों का क्या ले लेते हैं, अंडर रूट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए ना कि कर्ण स्क्वायर की। किसकी वैल्यू चाहिए, कर्ण की चाहिए ना कि कर्ण स्क्वायर की। तो इसलिए मैंने ये स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों का क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया। अब देखो जैसे मैंने अंडर रूट लिया तो देखो ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसर। लेकिन यहाँ ये मत गलती कर देना कि इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ऐसा कब होता है, जब इन सब के ऊपर क्या रहता आपका, ऐसा होल स्क्वायर रहता, तब आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इसलिए अभी ये आर के ऊपर अलग से स्क्वायर है, ए के ऊपर अलग से स्क्वायर है, तो दो से तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा कर्ण का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बेसिकली आपका कर्ण क्या है, दूरी ही तो है, प्लस के अवशिष्ट की दूरी। तो मैं इस दूरी के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, मैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये केवल किसका मान है, आर का मान है, और इसका क्या आएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। पहले आर का मान निकालो, उसका स्क्वायर। तो बेसिकली ये हमने क्या कर लिया, आपका किसका मान निकाल लिए, E1 का मान निकाल लिए। E1 का मान कितना है, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने हमेशा कहा है कि आपको केवल किस बात का ध्यान देना है, के क्यू ये हमेशा कॉमन रहेगी, बस दूरी निकालते आ गया तो आपसे पूरा न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। ये हो गया। अब हम देखेंगे माइनस क्यू, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मान लेता हूं कितनी आपकी E2 है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो देखो के क्यू हम माइनस क्यू आर देख रहे हैं, लेकिन ये कैसी राशि, सदिश राशि है, तो हम माइनस प्लस नहीं लिखते, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, क्यू लिखूंगा, के क्यू। अब क्या आएगी, दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है वो हमें निकालना है। तो बेसिकली देखो तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यदि आप ध्यान से देखो तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ भी। तो देखो ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, आधार का भी मान मालूम है ए है, ये क्या है आपका लंब है। मतलब यहाँ भी हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, लगाते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये कहता है। देखो लंब क्या है इस परिस्थिति में आर, तो क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आधार क्या है आपका ए है, आधार क्या है आपका ए है, तो यहां पर क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे केवल किसका मान निकालना है, कर्ण का।
क्योंकि ये आपकी दूरी है। तो मैं क्या करूंगा, इसका भी अंडर रूट ले लूंगा और इसका भी क्या ले लूंगा, आपका अंडर रूट ले लूंगा। तो फाइनली इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका कर्ण का मान है वो कितना आ जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं, कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो फाइनली जो आपका कर्ण का मान आ गया वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये जो कर्ण है यही तो है माइनस क्यू इसकी बिंदु पी से दूरी। मतलब कि हम दूरी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपकी दूरी भी निकल गई, कितनी आ गई, दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गई। मेरा हमें E1 का मान निकालना था, E2 का मान निकालना था। ओके, अब देखो, अब यहाँ थोड़ा ट्विस्ट आ गया। देखना E1 का मान भी के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ, सॉरी इसका क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर लगाना भूल गया, आर का तो आ गया, फिर उसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या समझने लायक बात है। देखो यहाँ पर हम और एक चीज कर सकते हैं, यदि आप ध्यान दो तो अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे हम कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका केवल बच जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बच जाएगा इतना। यहां भी इसी प्रकार से आपका बच जाएगा। कितना बच जाएगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर कुछ चीज ऑब्जर्व करनी है। देखो E1 का मान भी वही है जो कि E2 का मान है, यदि ध्यान से देखो तो। मतलब कि यहाँ पर परिमाण कैसे आपके समान है। और हमेशा याद रखना, यदि सदिश राशियों के परिमाण समान होते हैं तब हमें, देखो ये तो हमने क्या देखे, केवल परिमाण देखे ना। E1 का परिमाण इतना है, E2 का परिमाण इतना है, जो कि समान है, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो हमने परिमाण देखे। अब हम दिशाएं देखते हैं, दिशाएं भी तो देखनी होगी ना। देखो हम जानते हैं प्लस के आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उससे क्या होता है, दूर होता है कि नहीं। प्लस के आवेश कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, मतलब जो आपका E1 का मान होगा वो क्या होगा, इससे दूर होगा। प्लस के आवेश कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र दूर होता है। और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उसकी ओर होता है। यदि आपको ध्यान आ रहा होगा, जब मैंने पढ़ाया था प्लस माइनस, धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पे समाप्त होती है। तो देखो ये क्या हो रही है, एक प्रकार से धनावेश से दूर जा रही है। मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश से दूर जाता है, लेकिन दूसरे तरफ केवल इसको देखो तो ऋणावेश का ओर आ रहा है। मतलब विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर होता है और जो विद्युत क्षेत्र होता है धनावेश से दूर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा धनावेश से दूर, और यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर हो जाएगा। अब देखो E1 की दिशा इस ओर, E2 की दिशा है इस ओर। E2 की दिशा क्या है आपकी, इस ओर है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचो, परिमाण समान है, दिशाएं अलग अलग है, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, सदिशों का वियोजन करते हैं। क्या करते हैं, सदिशों का वियोजन, मतलब सदिशों का घटकों में वियोजन करते हैं। क्षैतिज घटक देखते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक देखते हैं। यदि आपने क्लास 11th को अच्छे से पढ़ा होगा, सदिश को पढ़ा होगा, तो आपने घटकों में कैसे वियोजन करते सदिश का वो सीखा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो आपका E1 है और ये जो E2 है इसका घटकों में वियोजन करेंगे। उसका देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो E1 है E2 है, इनके परिमाण समान है, इनकी दिशाएं लेकिन अलग अलग है। तब हम क्या करेंगे, इनका घटकों में वियोजन करेंगे। हाँ, अब मैं क्या कर लेता हूं, इसे मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देता हूं। इसे क्या करता हूं, थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देता हूं। हाँ, अब देखना, ये यदि E2 है तो ये भी क्या होगा, आपका E2 ही होगा, है ना। यहां भी क्या आएगा, आपका E2 ही आएगा। अब देखो, यदि मैं इसे आगे बढ़ाऊं ऐसे, यदि यहां कोण थीटा बन रहा है तो यहां भी कोण कितना बनेगा, आपका थीटा ही बनेगा। कोण कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। और उसी प्रकार से यहां भी कोण कितना बनेगा, आपका थीटा ही बनेगा। जो आपका कोण है वो क्या बनेगा, आपका थीटा ही बनेगा। ये बात समझ में आई। मैंने क्या किया, इसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया। यदि
E2 नीचे की ओर है तो इससे मैं आगे बढ़ूंगा तो E2 भी यहाँ नीचे की ओर ही आएगा। जो आपका E1 है वो तो जैसा का वैसा है। मैंने क्या कर लिया, इसे आगे बढ़ा दिया। यदि यहाँ कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ भी कोण कितना बनेगा, थीटा, और यहाँ भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। हाँ, अब देखना, अब हम घटकों में विभाजन करेंगे। इस E2 का थीटा की ओर घटक क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि कोई सदिश A है तो यहाँ कोण थीटा बना रहा है तो इस A का थीटा की ओर घटक क्या होता है, A cos थीटा होता है, और थीटा के विपरीत घटक क्या होता है आपका, A sin थीटा होता है। कितना होता है, A sin थीटा होता है। हाँ, अब देखना उसी प्रकार से जो इस E2 का इस ओर घटक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, E2 cos थीटा। और इस थीटा के विपरीत घटक क्या हो जाएगा आपका, E2 sin थीटा हो जाएगा। E2 sin थीटा विपरीत इस ओर E2 cos थीटा और विपरीत E2 sin थीटा, और इसकी जो दिशा आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी आपकी, इसकी जो दिशा होगी वो आ जाएगी आपकी शायद नीचे की ओर आएगी। नीचे की ओर क्यों आएगी, क्योंकि देखो ये कैसा है, नीचे की ओर है, इसलिए क्या आएगी, नीचे की ओर आएगी। अब ये जो E2 की दिशा नीचे की ओर है, मतलब इस प्रकार है, तो यहां भी जो इसकी दिशा आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगी। अब देखना, अब इस E1 का इस ओर घटक क्या हो जाएगा आपका, इस E1 का इस थीटा की ओर घटक कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा आपका, E1 cos थीटा ही हो जाएगा। हाँ, और इसकी दिशा इस ओर है, मतलब इसकी भी दिशा क्या आ जाएगी, इस ओर हो जाएगी, हो जाएगी आपकी। हाँ, इस E1 का थीटा की ओर घटक E1 cos थीटा आ गया, दिशा इधर आ गई। अब इस E1 का थीटा के विपरीत घटक क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। क्या हो जाएगा आपका, E1 sin थीटा। कितना हो जाएगा आपका, E1 sin थीटा। अब देखो E1 sin थीटा मतलब जो E1 है वो इस प्रकार से, तो जो E1 sin थीटा आ जाएगी उसकी दिशा क्या आ जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगी। बस ये हमने घटकों में विभाजन भी कर लिए और आपका क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया। देखो क्या किए, बेसिकली ये E2 था आपका, इसे मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया तो ये भी क्या होगा, E2 ही होगा। जैसे यहाँ था, अब यहाँ कोण कितना बना है, थीटा, यहाँ भी कोण कितना बना है, थीटा, क्योंकि यहाँ कोण कितना है, थीटा है, तो इस E2 का इस ओर घटक कितना आ जाएगा, E2 cos थीटा। अब देखो E2 की दिशा नीचे की ओर है तो E2 cos थीटा की दिशा भी इस ओर हो जाएगी, ये देखो ऐसी। अब इस E2 का थीटा के विपरीत घटक कितना हो जाएगा, E2 sin थीटा, और दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। अब उसी प्रकार से देखो इस E1 ने थीटा कोण बनाया इस ओर में, तो इस ओर इसका घटक कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, और दिशा क्या आ जाएगी, इस ओर, क्योंकि इसकी दिशा ऐसी है तो यदि हम इसमें भी देखें तो ऐसी होगी। इस E1 का थीटा के विपरीत घटक कितना हो जाएगा आपका, E1 sin थीटा, और दिशा कैसी आ जाएगी आपकी, ऐसी आ जाएगी। अब यहाँ थोड़ा गौर करना, हाँ मैं आपकी कहानी क्या बन रही है देखना। देखो E1 sin थीटा और जो आपका E2 sin थीटा है, इनकी दिशाएं देखो, इसकी दिशा नीचे की ओर है और इसकी दिशा ऊपर की ओर है कि नहीं, इसकी दिशा ऊपर की ओर है और इसकी दिशा मतलब इसकी दिशा नीचे की ओर है, इसकी दिशा ऊपर की ओर है, मतलब ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, मतलब कैंसल कर देंगे, मतलब E2 sin थीटा और E1 sin थीटा से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। देखो जैसे कि मैंने आपको समझाया था 11th क्लास में भी, ये आपका है कोई सदिश है, अब इसका मैंने घटक कर दिया घटक। अब बताओ क्या इसकी कोई वैल्यू बची, नहीं, केवल बची इन दोनों की। तो उसी प्रकार से मैंने E1 E2 का घटक कर दिया, तो E1 E2 को भूल जाओ, अब उनकी वैल्यू नहीं बची, केवल उनके घटकों की वैल्यू बची। अब उनके घटक भी 4 थे, अब 4 घटकों में से भी इन दोनों की वैल्यू ही नहीं बची, तो बच गए केवल 2 घटक, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा। अब देखो इनकी दिशाएं क्या है, एक समान ही है, देखो ना E2 cos थीटा की भी दिशा वही है जो कि E1 cos थीटा की दिशा है। मतलब यदि मुझे क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा करना पड़ेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और जैसे मैं कर दूंगा मुझे परिणामी मिल जाएगा।
देखो पहली बात तो परिमाण समान थे, दिशाएं अलग अलग थी, हमने घटकों में योजन करे, जैसे घटकों में योजन करे तो E1 E2 को भूल जाओ, इनकी कोई वैल्यू नहीं बची। अब इनके भी हमने घटक करे तो ये दोनों घटक तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, अब बचे केवल दो, मतलब इन दो से ही कुछ काम हो सकता है, तो इनमें जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो हमें समझ आ रहा है कि दिशा एक ही है, मैंने बताया था पिछले जब हम अक्षीय स्थिति में पढ़े थे तो दिशाएं विपरीत थी तो हमने माइनस किए थे, दिशाएं समान होती तो प्लस करते और हमने प्लस ही कर रहे। हाँ अब देखो मेन है हमारा बस E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ना। अब देखो E1 का मान कितना है KQ अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, E2 का मान क्या है KQ अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो E1 और E2 का मान क्या है, समान है, मतलब कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि E1 बराबर क्या है आपका E2 है, E1 बराबर क्या है आपका E2 है, मतलब मैं इस E2 के स्थान पे E1 लिख सकता हूं। तो देखो E1 cos थीटा प्लस E1 E2 के समान है तो मैं E2 के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, E1 लिख सकता हूं, लिख दिया। अब देखो जैसे कि x प्लस एक्स कितना होता है आपका 2x, x प्लस एक्स 2x, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा, कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा। हाँ अब देखो इसे हम क्या कर लेते हैं आगे, इससे बस हमारा एक ही उद्देश्य है इस 2E1 cos थीटा को आप सॉल्व करना। जैसे ही आप कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा देखना 2, E1 का मान क्या है KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है आपका किसका मान E1 का मान। अब बात आती है cos थीटा, cos थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा, cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा, E1 का मान तो मालूम था, बस आपको cos थीटा का मान निकालना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है फिर आपका आंसर आ गया। हाँ अब देखना कहीं थीटा दिख रहा है आपको, ये आपका थीटा। देखो जो आपका cos थीटा होता है वो बेसिकली क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखो जो आपका यदि हम केवल इस त्रिभुज की बात करें, केवल किस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, तो बताओ आपका आधार क्या है, ये है, तो आधार के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं a। जो आपका कर्ण है, जो आपका कर्ण है वो क्या है आपका ये है, ये क्या है कर्ण आधार लंब, हमें cos थीटा निकालना है, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका a है, आधार क्या है आपका a है, और कर्ण क्या है आपका ये है। क्या इसकी वैल्यू मैंने निकाला था, बिल्कुल, कितने निकाला था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाला था। तो फाइनली जो cos थीटा का मान आ गया वो कितना आ गया a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसे हम क्या कर देते हैं यहाँ पर रख देते हैं 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो गया, अब हमें बस क्या करना है इसे सॉल्व करना है, बाकी आपका आंसर आ गया। हाँ अब देखना हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ई बराबर इस 2 का इंटू ए से करा देते हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा k सामने q, अब मैं क्या करता हूँ 2 का इंटू ए से करा देता हूँ, कितना हो जाएगा 2a। अब नीचे देखना ये क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, देखो मैं इसे और लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, घात कितनी है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अब देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है आपका अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी आपकी 1/2 है, आपकी पावर कितनी आपकी 1/2 है। देखना देखो आधार क्या है आपके समान है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आधार समान होने पे जो आपकी घातें होती है वो क्या होती है जुड़ जाती है, अर्थात मुझे क्या करना पड़ेगा 1 + 1/2 करना पड़ेगा। तो ई बराबर कितना आ जाएगा k इंटू है तो मैं क्या लिख सकता हूँ q इंटू 2a कर सकता हूँ, इसे ऊपर q इंटू 2a, नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आधार समान है तो आधार को एक बार लिखते हैं और घाते क्या जोड़ करते हैं जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 हो जाएगा। अब देखो k क्या आप जानते हो q इंटू 2a क्या होता है आपका p होता है, क्या होता है आपका p टेंस टू द्विध्रुव आघूर्ण, तो मैं इस q इंटू 2a के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ p लिख सकता हूँ। हाँ अब देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, कितना होता है आपका 3/2। कैसे देखो a क्या है आपका ये है, ये क्या है आपका ab है,
अब यदि ये बिंदु तो देखो बहुत पास स्थित है, अब यदि मान लो ये बिंदु भी यहां रहता तो बताओ आर कितना बड़ा रहता, इतना बड़ा रहता। अब बताओ इतने बड़े आर के सामने ये ए इतना सा है, कोई वैल्यू रहती नहीं रहती। मतलब यदि हम लिखना है आपको, यदि यहाँ पर यदि आर का मान बहुत अधिक हो, मतलब आर का मान इतना हो, चाहे तो अनंत भी कर सकते हो आप, जहां तक ले जाना चाहो, तो ए का मान इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यदि आर का मान बहुत अधिक हो, यदि आर का मान बहुत अधिक हो किससे, ए से, एक बार नहीं कितने बार है, बहुत बार है। यदि मतलब आर का मान बहुत ही अधिक हो ए से, तब हम ए को क्या मान लेंगे, नगण्य। नगण्य मानने का मतलब क्या होता है, जीरो मानना। देखो क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए को हम क्या मान लेंगे, नगण्य, शून्य, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और पावर कितनी आ जाएगी आपकी 3/2 आ जाएगी। अब देखो ई बराबर कितना हो जाएगा आपका, फाइनली के पी अपॉन ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0, 3/2। ई बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0, आर स्क्वायर ही होता है तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा जैसा का वैसा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब देखना यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जैसे कि ऐसा लिखा रहता है m की पावर p, इसका मतलब होता है m n इंटू p। ये होता है आपका, हम क्या करते हैं इस p का इंटू n से करा देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे देखो आर स्क्वायर है, उसकी पावर 3/2 है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3/2 कर देंगे। हाँ, तो फाइनली क्या बच जाएगा आपका, ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, के पी अपॉन आर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2 इंटू 3/2। तो देखो आगे क्या हो जाएगा आपका, के पी अपॉन 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, और क्या आ जाएगा आपका आर क्यूब। कितना आ जाएगा फाइनली आपका, के पी अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा, ई बराबर के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, इस के का मान रख देता हूँ। के का मान कितना होता है, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ एक गलती करते हैं बच्चे लोग कि केवल इतना कर देते हैं, हमें इतना नहीं करना है, साथ ही साथ जो ई का मान मात्रक होता है वो भी लिखना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो जहां तक को तो फोकट में मौका मिल जाएगा नंबर काटने का। और ई का जो मान रहता है वो कितना होता है आपका, न्यूटन प्रति कूलम ये होता है। तो फाइनली आपको पहले डेरिवेशन यहां तक कर लेना है, उसके बाद अगला स्टेप करना है, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, और नीचे लिख देना यही विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक है, इतना लिख देना है। अब देखो कर लिए। अब यदि मैं बात करूं, ये तो आपने निरक्षीय स्थिति में क्या निकाले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, जो कितनी निकली 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब। यदि मैं अक्षीय स्थिति की बात करूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो कितनी आई थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। अंतर क्या है, केवल केवल देखो p अपॉन आर क्यूब सब जैसा का वैसा, बस 2 गुना है। मतलब कि आप अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे वो ज्यादा आएगी किसकी तुलना में, इस तुलना में। मतलब यहां पर यदि आपकी तीव्रता निकल रही 4, इसका मतलब ये है कि जो आपकी यदि सेम टू सेम पूरी परिस्थिति ऐसी ही हो, तो अक्षीय स्थिति में वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल जाएगी, 8। कितनी निकल जाएगी, 8 निकल जाएगी। अर्थात एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी एग्जाम में, कि जो आपका अक्षीय स्थिति में जो आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है, वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 2 इंटू निरक्षीय स्थिति में ई के मान के। मतलब कि जैसे कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया कि किसी विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 4 है, तो आपको अक्षीय स्थिति पूछना है। अब आप यहाँ कई लोग घबरा जाएंगे, कुछ नहीं करना, बस 2 का इंटू कर देना और आंसर क्या कर देना, 8 कर देना। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं।